मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, अगर आप भी इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आप भी चाहते हैं अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स पाना। तो इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार पढ़ करके अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे और 70 में से 70 मार्क्स पाने की प्रोबेबिलिटी आपकी 100% हो जाती है। बिकॉज इन क्वेश्चंस को मैंने चुना है 2021 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैंने चुन चुन करके यहाँ पर अपने हाथों से मेहनत लगा करके बनाया है। तो आप चलिए इन क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को सुबह सुबह आप रिवाइज करके अपने एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दिखा दूंगा। फिर उस डायग्राम को भी देख करके आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, समझते हैं एक एक क्वेश्चन को बाकायदा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है केमिस्ट्री से और यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 नंबर से आपका पूछा जाता है। तो इस 1 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल सोल्यूशन। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और रिटन एग्जाम में भी पूछा जाता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, तो इसका आंसर लिखेंगे द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप वाटर। ठीक है, देन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी उसको इरेज करके और हम पेंसिल को ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बारी। यहाँ कह रहा है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी क्या कहता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बच्चों को काफ़ी हद तक, मतलब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको याद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं याद होता। तो उनके लिए बता दूं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है वो सिंपल सा आपका HCl होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कोरोजन, यानी कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन को आप जान लीजिए, कोरोजन का मतलब होता है आपके लोहे और लोहे की जो धातुएं होती हैं उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है। ठीक है, उसको कोरोजन कहते हैं। आगे पूछ रहा है कि द नेम ऑफ गैस रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलता है जब आपका जिंक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो बेटा इसका सीधा सा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब आपका जिंक मेटल जो होता है वो जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेम व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं +-4 भी लिख सकते हैं। बिकॉज ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के भी ऑक्टेट पूरा कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके भी ये स्टेबल हो सकता है। इसी के साथ चलते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, तो आप इस क्वेश्चन को बारी बारी करके देखते रहिएगा और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने नोट्स पर जा करके टिक करके वापस से तुरंत बैठ जाइए रिविजन करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है और कल ही आपको बचाना है अपने एग्जाम में तूफान धूम धड़ाका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर के दूसरे चीज़ की बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है आपका क्या, जो अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है, वो है आपका डिफाइन द केमिकल रिएक्शन विथ 1 एग्जाम्पल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है इस चीज़ को अगर आपको बताएं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक चीज़ें का मिल करके क्या करते हैं, एक नए यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 सबस्टेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ सबस्टेंसेस। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं H2 का O2 के साथ अगर हम मिलान कर देते हैं तो क्या करता है, ये H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन कहता है कि राइट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की 2 प्रॉपर्टी पूछा है, तो भैया एसिड की 2 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। तो आप जानते रहिए कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जो एसिड होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि सोर इन टेस्ट होता है। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करते हो तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड आर दोज सबस्टेंसेस इन विच, ठीक है, इन विच हाइड्रोजन आयन रिलीज इन वाटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आर्हेनियस कहते हैं जो एसिड होता है वो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है, और रिलीज किया गया हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन यानी कि
ओ का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, राइट इट्स प्रिवेंशन मेथड। तो रस्टिंग क्या होता है भाई, रस्टिंग का डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। रस्टिंग की बात करते हैं तो रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, जो लोहे की सामान होती है उसमें जंग लग जाती है। इसको बचाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो उस लोहे के सामान पे क्या करते हैं, हम पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, प्राइमर पोत देते हैं। क्या करते हैं, और क्या करते हैं, जो ग्रीस होता है उस ग्रीस को लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो पेंटिंग करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, नमी से बचाने का काम करते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो भाई मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस मैं ज़्यादा तो नहीं, आपको एक दो डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं जो मेटल होते हैं, तो मेटल क्या होता है, जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। वहीं पर अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके हार्ड, नॉन मेटल जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें चमक नहीं पाई जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर नहीं होता है। और इन दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं, एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, एक अपवाद की बात करते हैं, जो आपका नॉन मेटल होता है, ठीक है, मैंने कहा कि नॉन मेटल जो होते हैं आपके क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है, वो जल्दी से टूट जाते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डायमंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात कर लेते हैं डायमंड की, ठीक है, यहाँ पर हम डायमंड की बात कर लेते हैं। तो डायमंड जो होता है वो आपका एक नॉन मेटल होता है जो कि सबसे हार्ड होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। और वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं एक मेटल की बात करते हैं, तो मेटल में जो आपका सबसे कमज़ोर जो होता है वो भी जान लेती हैं, जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है आपका लिक्विड नॉन मेटल। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की बात करते हैं, तो ये दो आपके ये तीनों आपके क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनको सब्जी काटने वाले चाकू से आसानी से दबा करके काटा जा सकता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। जो आपका ब्रोमीन होता है भाई, वो लिक्विड नॉन मेटल होता है। क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है, रूम के टेम्परेचर पर ये लिक्विड हो जाता है। यहीं पर अगर हम एक एग्जांपल आपको और बताते हैं एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन के अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की बात करते हैं, जो कि पेंसिल में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जो कि क्या है, ये दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही क्या है, आपके नॉन मेटल के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के अंदर क्या होते हैं, गिने जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग क्या होता है, इस चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो अभी आपने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलते हैं, यानी कि सबस्टेंस ए और बी मिलता है, तो इससे क्या होता है, या सी मिलता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नए सबस्टेंस का निर्माण होता है, ठीक है, एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स आपके क्या होते हैं इसमें, तो इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स क्या होते हैं भाई, देखो इसमें पहले नंबर पर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आर एक्शन लिख देता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। और क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स,
ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके केमिकल रिएक्शन के टाइप हो जाएंगे, जो कि मेन रिएक्शन है मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा। एक आपको बता दिया कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सबस्टेंसेस मिलते हैं। डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं H2O, तो H2O क्या होता है आपका, टूट जाता है, मतलब डिकम्पोजिशन में एक जो आपका कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो आपके तगड़े एलिमेंट होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। सेम कंडीशन दोनों में आता है। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो ये रिएक्शन करने के बाद हीट को रिलीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। वहीं पर एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो ये रिएक्शन करने के बाद या रिएक्शन करने के दौरान क्या करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी को ये लेते हैं। वहीं पर अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है किसी एलिमेंट के साथ और हाइड्रोजन का निकलना होता है। रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन का निकलना होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों पाई जाती है एक साथ, यानी कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर टुगेदर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसको आप डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। उसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से शुरू होकर के आपका आता है, ठीक है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट, फिर उसके बाद चला जाता है आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। इसी के साथ क्या होता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो डिक्रीज होता है और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो जान जाता है कि आप पढ़े लिखे बच्चे और आपको सब कुछ आता है। तो इसी पर क्या करता है, आपका नंबर डिपेंड हो जाता है आगे की क्वेश्चन का। इसके बाद हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। कार्बन के कंपाउंड जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, डायमंड हो गया, इन सारे की क्या करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। आगे कह रहा है कि डिस्क्राइब द कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है और इसका प्रिवेंशन क्या होता है, इसको डिटेल में लिखने के लिए कहता है। और अगर डिटेल में लिखने की बात होती है तो आप क्या लिखोगे, 2 से 3 पन्ना, ठीक है, 2 से 3 पन्ना अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या करता है, एग्जामिनर 5 नंबर आपको दे ही देगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए। अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से आता है। सेक्शन बी यानी कि बायोलॉजी से आता है। और बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पहले 1 नंबर के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके परसेंटेज को इंक्रीज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है भैया, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कहाँ से लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ये आपका प्लांट हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एक पौधा हो गया। इस पौधे की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है। रूट से क्या करता है, ये रूट से वाटर को इंटेक करता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सन से क्या करता है, सन से जो होता है वो सनलाइट को इंटेक करता है। और इसी के साथ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जो कि इस प्लांट के लिए भोजन का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो भाई किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, यानी कि जो आपकी क्लास कल के रात में अपलोड हुई थी, जहां पर मैंने आपको लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया था। तो वहां पर, तो अगर आप उस 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को नहीं देखे तो जा करके 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को हमारे चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड किए गए हों। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। जो इंसान की हार्ट होती है उस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो भाई अगर हम इंसान के हार्ट के चैम्बर की बात करते हैं तो देयर आर 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, 2 आर्टरीज एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है भैया, ये डीएनए जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लिख सकते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which is stand
ठीक है, फॉर डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1869 के अंदर। 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। 1952 में क्या किया था? हर्शे एंड चेस ने इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ऐसे पिगमेंट का नाम पूछ रहा है कि जो आपके लीव्स में यानी कि जो आपके पेड़ की पत्तियां होती है उस पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। तो सीधा सा नाम भाई उसकी ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या घास जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में ये कहता है कि शॉर्ट आंसर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है उसको पूछा। तो भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको वही बताना है कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कहाँ से वाटर आता है, सनलाइट क्या करता है, क्या चीज़ें मिलती है। यानी कि आपको सिंपल सा रिएक्शन दे देना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल लिख देना है, उसके बाद क्या करना है आपको ग्लूकोज बना देना है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, ऑक्सीजन लिख देना है। ठीक है, इसी के साथ क्या करना है आपको फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर देना बाकायदा अच्छे तरीके से। आपको 2 से 3 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आए, लेकिन इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपका, इतना जानते रहिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा जो होती है उस स्टोमेटा के फंक्शन की बात कर रहा है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। यानी कि जब आप फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस होता है, ऑक्सीजन जो गैस होता है, वो गैस इस स्टोमेटा के द्वारा जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है जो प्रेजेंट होता है पत्तियों में, यानी कि जो लीफ होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है भाई? रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर क्या होता है, रेस्पायरेशन में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? आपका एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। यानी कि जो आपकी आर्टरी होती है जो वेन होती है उसकी डिफरेंस कह रहा है। तो जो आर्टरी होती है भाई, आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी की जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम वेन्स की बात करते हैं, जो वेन्स होता है उसकी दीवार क्या होती है? पतली होती है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? 120 होता है। क्या होता है? 120 mmHg होता है, mmHg होता है। और जो आपकी वेंस होती है, वेंस के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? 80 mmHg होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंसान के ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बाकायदा समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस या न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। यानी कि कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके से बना होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माउथ हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्टमच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके साइंस के मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उस डायग्राम को भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दे दूंगा एक सेपरेट क्लास में, जहाँ पर डायग्राम आपको बना होगा और क्वेश्चन भी लिखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताना है जो प्राइमरी रेस्पिरेशन होता है, मतलब प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है यानी कि लंग्स जो होता है, उस लंग्स के बारे में आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस
आर्गन से होते हुए आता है। मतलब कहने का मतलब है जो आपका ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के अंदर या आपके लंग्स के अंदर कौन कौन से आर्गन से होते हुए एंटर करता है, उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है हार्ट क्या होता है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है आर्टरीज क्या होती है, वेंस क्या होती है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देना है इसमें ब्लड क्या होता है। तो सब चीज़ों को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना एक एक करके अच्छे तरीके से, और एग्जामिनर क्या होगा आपका खुश होगा, और खुश होने के बाद क्या होगा आपको नंबर देगा। ये तो आप जानते रहिएगा कि जब आप एग्जाम की कॉपी लिख रहे होते हो तो आप उस समय एक टीचर होते हैं और जो कॉपी चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, वो एक स्टूडेंट होता है, और आपको क्या करना होता है बिना बोले सब कुछ क्या करना होता है लिख करके आपको एक्सप्लेन कर देना होता है, जिससे एग्जामिनर पढ़े और समझ जाए, और समझ करके क्या कर दे आपको नंबर दे ही दे। ठीक है, नंबर देने पर मजबूर कर देना है एग्जामिनर को। आप अपने राइटिंग को साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे, ज़्यादा कट पिट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर खुश होता है, और उसके दिमाग में क्या होता है एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, इसको नंबर दे कर दे, चाप करके नंबर दे दे। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल के अनुवांशिकता के नियम है उसको एक्सप्लेन करना है, जहाँ पर आपके मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं, डाई हाइब्रिड की बात करते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करेंगे नंबर को गेट कर लेंगे, नंबर को पा लेंगे। चलते हैं इसी के साथ हम बात करते हैं के सेक्शन सी की, यानी कि हम बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की। तो फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है उसको जान लीजिए हैं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उस इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि डिफाइन द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है उसको बताना है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेना है आपको। डिफाइन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है भैया उसको पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द करंट, यानी कि अगर हम बात करें तो कौन सा डिवाइस है जो आपकी करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर बताते हैं जो ए मीटर होता है वो ए मीटर क्या करता है आपके करंट को मेजर करने का काम करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन की, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेट्स ओम्स लॉ विथ फार्मूला, यानी कि ओम्स लॉ लिखना ही है लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है आपको फार्मूला भी बता देना है। एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर में अगर आपको ओम्स लॉ पूछता है तो वहाँ पर क्या करना है आपको केवल और केवल डिफाइन करना है, यानी कि केवल और केवल आपको उसका डेफिनेशन लिख देना है। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर में, तो वहाँ पर आता है डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, एंड राइट इट्स फार्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसका फार्मूला लिखना है और उसको डिफाइन कर देना है। हाँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करें राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की जो लॉ होती है उसके बारे में बता देना है। आगे बात करें डिफाइन द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता देना है, थ्रोटल के बारे में आपको बता देना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में बताना है। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का आप बराबर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स पर टिक लगाते हुए पढ़ते हुए चलिए। बात करते हैं अगले लॉन्ग आंसर की बात करते हो तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्लेन द ओम्स लॉ विद डायग्राम, यानी कि ओम्स लॉ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट आंसर में भी, वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग आंसर में भी आपको ओम्स लॉ आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ है भाई, ओम्स लॉ ओम नमः शिवाय करिए और साथ ही साथ ओम्स लॉ को एकदम से चाट जाइए, घोर करके दीमक की तरह पी जाइए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 करता है डिस्क्राइब द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है, यानी कि उसके और उसका करेक्शन कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कह रहा है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम। ठीक है, तो आपकी जो लाइट होती है उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है विद डायग्राम आपका पूछ रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बाकायदा आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं, हम आपको बताते हैं किसके बारे में, कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, उस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेक्शन डी में चलते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये इन्वायरमेंट जो है वो आपका कहाँ से आता है, वो आपकी बायोलॉजी के सेक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में आपका व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ओजोन लेयर क्या होता है, उस ओजोन लेयर को पढ़ लीजिएगा। फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन, ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद क्या होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
होते हैं। इसी के साथ चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की बात कर रहा है, यानी कि कुछ वेस्टेज होते हैं जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हम बात करें तो व्हाट इज द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सुरक्षा कर लेना। कंजर्वेशन की बात करते हो, कंजर्वेशन क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक्सेटिव और इंसेटिव। यानी कि कोई जानवर खतरे में है और इस खतरे में हुए जानवर को क्या करना है, आपको उसी स्थान पर रख करके इसका सुरक्षा करना है, या फिर किसी दूसरे स्थान पर रख करके इसका सुरक्षा करना है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है। और शॉर्ट आंसर में आने का मतलब ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के महत्व के बारे में पूछा है। भाई देखो, जंगल होगी, जितना घना जंगल होगा उतना अच्छा बरसात होगा, उतना ही क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, यानी कि जंगल क्या करता है, आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कम करता है, साथ ही साथ बरसात में मदद करता है, और आपके मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करता है, बड़े बड़े तूफान को भी रोकने का काम करता है। आगे कह रहा है कि डिफाइन द फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य जाल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, कोई भी भोजन होता है, उस भोजन को कोई एक इंसान नहीं बल्कि उस भोजन को बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए, फूड वेब की बात कर लेते हैं, तो फूड वेब को समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जस्ट एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, यहाँ पर, हाँ, फूड वेब की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रास है, यानी कि घास है, तो इस घास को कौन कौन खाता है, इस घास को क्या खाता है भाई, घास को रैबिट भी खाता है, रैबिट भी खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है, गोट भी खाता है, काऊ भी खाता है। रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट को क्या कहता है, जयकाल खाता है। ठीक है, खरगोश यानी कि जो आपके ग्रासहॉपर उसको कौन खाता है, फ्रॉग यानी कि मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, मोर खाता है, बाज खाता है, चील खाता है। उसके बाद उसको कौन खाता है, सूक्ष्मजीव खा लिया जाता है। रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट को आपका जयकाल भी खा लेता है, शेर भी खा लेता है। बकरे की बात करते हैं तो बकरे को आपका शेर भी खाता है और इंसान भी खाता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एक ट्रॉपिक लेवल होता है, उस ट्रॉपिक लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका, उस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि राइट व्हाट इज सस्टेन्ड डेवलपमेंट। सस्टेन्ड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। राइट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसके बारे में आपको बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण मैंने यहाँ पर लिखा तो जरूर है, लेकिन कभी कभी पर्यावरण प्रदूषण 5 नंबर में भी आपका पूछ लेता है। आगे चलते हैं, डिफाइन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्राकृतिक स्रोत है, उस प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है उसको भी पढ़ लेना है आपको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉन्ग आंसर, जो कि 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द इकोसिस्टम विद डायग्राम, यानी कि जो आपकी इकोसिस्टम होती है, उस इकोसिस्टम को डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट करना है। यानी कि बात करें तो यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम बात कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम एक प्रकार का टाइप है किसी का। तो आप जान लीजिए, जो इकोसिस्टम होता है वो आपको 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है आपका, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, और दूसरा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। तो एक्वेटिक में आपके पॉन्ड आते हैं, रिवर आते हैं, ठीक है, ओशन आता है, ये सभी आते हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो आपका ग्रासलैंड आता है, फॉरेस्ट आता है। तो इन दोनों का आपका देखो, एक्वेटिक में आप पॉन्ड का बना देंगे, फॉरेस्ट की टेरेस्ट्रियल की बात करते हो तो आप ग्रासलैंड का इकोसिस्टम बना देंगे, और आपको क्या होगा, एग्जाम में 5 नंबर दे देगा आराम से। उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। भाई यही देखो, आपका ऊपर जो 2 से 3 नंबर ने पूछा था वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया है, तो इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक्सप्लेन द ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि बात करें जो ओजोन लेयर का क्षरण है उसके बारे में पढ़ना है। भाई जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है उसको सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण की बात करें तो जो आपके CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो है। ठीक है, CNG, ठीक है, बाइक से निकलने वाले, वाहनों से निकलने वाले जो धुएँ हैं वो क्या है, आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन का कारण है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि बात कर रहा है जो प्राकृतिक स्रोत है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको संरक्षित करने का क्या कारण है। ठीक है, मतलब उनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो बाकायदा आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप तुरंत लग जाएंगे रिवाइज करने के लिए। तो फटाक से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से आप लग जाइए रिवाइज करने के लिए। जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आपका नंबर पक्का होता चला जाएगा, और मैं जानता हूं कि आप सभी तेज तर्राक बच्चे हैं और अपने एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए ऊपर की ओर चलते हैं।
है और अपने क्वेश्चन को आप लिख करके तुरंत रिवाइज करने के लिए बैठ जाइए। और इसी के साथ अगर हम आपसे कहना चाहेंगे तो जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आप बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है और कुछ देर के बाद मैं आपको दे दूंगा कुछ डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दे दूंगा। वो डायग्राम्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस डायग्राम को आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने परीक्षा में बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को लिख करके आइएगा। ऐसा लिखिएगा कि आपके जो बगल में बैठा हो वो लिख ना पाए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आंसर को इस स्पीड से लिखिएगा कि बगल वाला केवल सोचता रह जाए कि भाई ये लिख क्या रहा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।